नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका समय पर इलाज ना होना इंसान और पशु दोनों के लिए ही घातक साबित हो सकते हैं। इसीलिए आज हम रेबीज़ के लक्षण, कारण व उपचार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे बेगी राम ठाकुर जी, जो कि ह्यूमेन पीपल एनजीओ में वॉलंटियर हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से में पीएचडी कर रहे हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत सर, आज हम रेबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेबीज़ आखिर क्या है। देखिए, रेबीज काफ़ी सारे लोगों ने जो है इस वर्ड को सुना होगा। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो रेबीज बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली टर्म से शुरुआत करूं, इसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जूनोटिक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों की तरफ फैलती है। ये ऐसी बीमारी होती है, अगर जानवर आपको बाइट कर दे या जानवरों के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हो तो आपको ये बीमारी हो जाती है। उसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो रेबीज एक 100% फेटल डिजीज है जो कि जानवरों के काटने से होती है, और उनमें जो ये वायरस होता है उसका नाम होता है लाइसा वायरस। लाइसा वायरस से जो ये बीमारी फैलती है इसको हम रेबीज डिजीज कहते हैं। ये जो बीमारी है ये 100% फेटल है। समय पे इलाज ना हो तो 100% आप कह सकते हैं कि भी यहाँ पे डेथ इंश्योर होगी। तो इसीलिए समय से इसका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या हम ये कहें, इलाज नहीं कहूंगा मैं, प्रिवेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो है जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको डेफिनेटली जो है हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। जी, तो सर, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में रेबीज को लेकर क्या स्थिति है, और क्योंकि हम आज इस विषय पे बात भी कर रहे हैं तो इस पे बात करना या इसके बारे में जागरूकता फैलाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हिमाचल की बात करें तो रेबीज डेथ्स की अगर मैं बात करूं तो अंडर कंट्रोल है। कोई बहुत ज्यादा इशू यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल में हमारे पास बहुत ज्यादा दुखद समाचार है कि भाई 59,000 डेथ्स जो वर्ल्ड वाइड जो होती हैं उसमें से लगभग, जो रिसेंट डाटा हमारे पास है, लगभग 5700 प्लस यहाँ पर डेथ्स जो इंडिया में होती है। इससे पहले बहुत ज्यादा बड़ा ये डेटा था, 20,000 डेथ्स होती थी, लेकिन अभी रिड्यूस हो चुका है। वो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हिमाचल में एज सच पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, डॉग बाइट्स बहुत बड़ा इशू है, लेकिन रेबीज जो है डेफिनेटली अंडर कंट्रोल हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए भी काम करना बाकी है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बाइट्स होंगे डेफिनेटली रेबीज के केसेस भी आएंगे साइमल्टेनियसली। जी, लेकिन अभी अगर कह सकते हैं तो बाइट्स के केसेस ज्यादा है, लेकिन फेटल नहीं है अभी तक, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है फिलहाल। जी, तो सर, जैसे आपने बताया कि जानवरों के काटने से ये फैलता है, ये वायरस, तो ये किन किन जानवरों के काटने से फैलता है। जी, बहुत बेहतरीन आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जानवरों की तो मोस्टली लोगों के दिमाग में आता है कि भी जो रेबीज और डॉग से होती है। डेफिनेटली ये सच है, मोस्टली होता है, लेकिन 97 या 98% केसेस में ही डॉग्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं, और जो 2-3% हम कहते हैं वो आपके और जानवरों से भी फैलता है। जैसे मंकी है, कैट्स हैं, बैट्स आपके हैं जिनको चमगादड़ हम कहते हैं, और जो आपके वोल्फ्स वगैरह होते हैं, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट और करते हैं। अगर ये भी बाइट करते हैं तो इतना ही ज्यादा खतरा है। अब हम ये बात करते हैं कि 90% केसेस जो है डॉग से क्यों आते हैं, क्योंकि उनके साथ इंसानों की इंटरेक्शन भी उतनी ही ज्यादा है, इसलिए वो केसेस इतने आते हैं। अदरवाइज बाकी जो जानवर है उतने ही वल्नरेबल है बाइट्स के लिए और रेबीज के लिए। जी, तो सर, ये किस तरह से ये फैलता है, क्या कारण है इसके फैलने के। देखिए, सिंपल तौर पे अगर हम कहें तो इसमें जब कोई भी जानवर, मोस्टली डॉग्स हम बात करेंगे यहाँ पर, जब वो बाइट करता है तो उसके सलाइवा, उसके लार में जो एक वायरस होता है, लाइसा वायरस, वो एंटर कर जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पर आपके दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं कि जो वायरस है ब्लड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये खून के जरिए नहीं फैलता है, ये हमारे सलाइवा के जरिए फैलता है। याद रखना, जो थूक होता है, जो लार होती है एनिमल्स की, वो जब हमारे नर्वस सिस्टम में जाती है, ब्लड में नहीं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिकाएं हमारी होती है, उसमें जब जाता है तो बहुत कम स्पीड इसकी रहती है ट्रेवल करने की, मिलीमीटर्स में रहती है। लेकिन जब ये दिमाग में पहुंच जाता है उसके बाद जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, तो सर, आपने अभी सिम्टम्स की बात की, तो किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को ये वायरस आ जाए किसी के अंदर, और कितने समय में ये दिखने को मिलता है, जैसे अगर कांटेक्ट में आ गए उसके कितने समय बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षण की बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो हेडेक आपको रहेगा, फीवर रहेगा, थोड़ी बहुत आपकी जहां पर बाइट हुई है वहां पर बर्निंग सेंसेशंस आपकी होंगी, हेलुसिनेशन आपको होगा, जिसको हम भ्रम भी कहते हैं, और अल्टीमेटली जो है काफी ज्यादा
हम कह सकते हैं कि स्लाइवा आपको आएगा, ठीक है, लार आपको भी निकलनी शुरू हो जाएगी जिसको भी यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जी। और अल्टीमेटली कोमा में चला जाएगा और फिर डेथ हो जाएगी। अच्छा। जैसे कि आपने कहा, दूसरा सवाल आप क्या कर रहे थे, काइंडली एक बार रिपीट करें। कि सर कितने समय बाद ही इसके अच्छा, लक्षण इंक्यूबेशन देखने पीरियड, को? जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसके बारे में कहता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड इसको हम कहते हैं कि भी आज बाइट हुई आपको और जब तक आपके लक्षण नहीं आए उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जी। और एक बार ये इंक्यूबेशन पीरियड निकल गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि आज बाइट हो गई और जब तक लक्षण नहीं आए उस दौरान ही आप इसका जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं, उस दौरान ही आप जो है वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जी। थोड़ा सा भी लेट हो गया तो फिर 100% फेटल है, फिर डेथ के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जी। जी। तो सर अभी आपने बताया कि अगर इंसानों में ये वायरस आता है तो किस तरह से उनके लक्षण देखने जी। को मिलते हैं। अगर हम पशुओं की बात करें, डॉग्स की, जैसे आपने जी। और भी बताए थे, कैट की बात की, बैट्स की बात की, उनमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे? स्पेशली डॉग की बात करूंगी जी। क्योंकि ज्यादातर पेट्स में जी। डॉग्स को पाला जी। जाता है। देखिए, डॉग्स में लक्षण की बात करें तो उसमें भी आपका हाइपर सेलिवेशन एक शब्द आता है कि भी बहुत ज्यादा लार निकलना शुरू हो जी। जाएगी। पहली बात तो ये जो कि एक विजिबल सिम्टम है। जी। दूसरा है कि वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खोना शुरू कर देगा, एमलेस रनिंग उसकी हो जाएगी और आपको लगेगा कि जो डॉग है वो सही से चल नहीं पा रहा है, वो भी उसका हो सकता है, या वो पैरालाइज हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कुछ और अननेसेसरली जो बाइट करना शुरू कर देगा वो बहुत ज्यादा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं रेबीज के डॉग्स में। जी। तो सर बचाव कैसे करें इसका? अगर किसी के कांटेक्ट में आ गए तो प्रिवेंशन किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि इसकी क्योर बिल्कुल भी अभी नहीं है, आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंशन ही इसकी कर सकते हैं समय रहते। तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए वैक्सीनेशन होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है सरकार यहाँ पर उपलब्ध करवाती है आपको। तो उस एंटी रेबीज वैक्सीन का एक शेड्यूल रहता है कि जैसे आज किसी को बाइट हुई है तो 0 डे पे, आज 0 डे है, पहला दिन में नहीं कहूंगा, 0 डे कहूंगा कि जैसे ही बाइट हुई वैसे ही आपको जो वैक्सीन लेनी है। तो वैक्सीन आपको लगभग अगर मैं कहूँ 80% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में आपको वैक्सीन जो है अवेलेबल हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कई बार अवेलेबल नहीं भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में आपको मिल जाएगी। इसमें क्या रहता है, पहले आप आज बाइट हुई, आज आपको इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद आपको 3rd डे पे, 7th डे पे, 14 डे पहले होता था, आप स्किप कर दिया, 28th डे पे 4 डोजेज आपको यहाँ पर लगेंगी। और अलोंग विद दिस आपको यहाँ पर एक सीरम लगेगा जिसको हम रेबीज इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, RIG, वो भी आपको यहाँ पर जो है लगवाना है ताकि आप इंश्योर कर सकेंगे भी आप सेफ रहें रेबीज से। जी। तो सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल पेट्स बहुत ज्यादा रखते हैं, कई लोग काम करते हैं, जैसे गायों में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, कई बार डॉग्स से आ जाता है रेबीज। तो जो लोग एनिमल्स के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं वो किस तरह की डे टू डे लाइफ में सावधानी बरत सकते हैं? और स्पेशली क्योंकि बच्चों को ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती है, पता नहीं होता है, वो एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो बच्चों को किस तरह से बचाएं इससे? देखिए, बच्चों के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग जो भी हैं, इससे बचने का एक ही इलाज है, वो है अवेयरनेस, एजुकेशन। कि हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि भी जब आप किसी डॉग के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है। बच्चे कैसे होते हैं, कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, उनको नहीं पता है कि कैसे डील करना है जानवरों के साथ, खासतौर पर डॉग्स के साथ। डॉग्स एक तो फ्रेंडली होते हैं, जब फ्रेंडली होते हैं तो बच्चे उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि डॉग बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बच्चे वो डॉग बिहेवियर नहीं समझ पाते। डॉग बिहेवियर में क्या होता है कि डॉग्स कुछ यहाँ पर जो है, अगर आप स्क्रीन में दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉग बिहेवियर में क्या है, डॉग्स जो है साइन बता देते हैं कि भी उन्हें क्या करना है। क्या वो नर्वस है? अगर डॉग नर्वस है तो इंडिकेशन दे देगा, उसको जो ईयर्स हैं वो बता देगा अपने ईयर्स को डाउन करके कि मैं नर्वस हूँ, मुझे मत छुओ, मैं डर रहा हूँ। उस केस में बाइट हो सकता है। कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उस केस पे जो है बाइट हो सकता है। इवन जब डॉग हैप्पी भी है उस केस में भी हो सकता है, एक्साइटमेंट में, मतलब अनइंटेंशनली हो। मैं ये नहीं कहूंगी डॉग बाइट करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए अननेसेसरली जो है डॉग्स को नहीं छेड़ना चाहिए। अननेसेसरली जो है डॉग अगर कहीं पे सोया है उसको पत्थर नहीं मारना चाहिए। डॉग अगर कहीं पर जैसे मदर है फीड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। या डॉग अगर खाना खा रहा हो, सबसे वल्नरेबल सिचुएशन होती है जब खाना खा रहा होता है, डॉग प्रोटेक्टेड होता है अपने फूड को लेकर, डिफेंस, बिल्कुल। और अगर उसको लग रहा है कि कोई उसका खाना छीन सकता है तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में जो है वो अटैक कर सकता है। तो ये उसका नेचर है। जी। और जो बड़े लोग ज्यादातर रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, या जैसे केटल फार्म्स में कुछ लोग काम करते हैं जिसमें ज्यादातर डॉग्स भी पालते हैं लोग, तो वो किस तरह से अपना ध्यान रखें? क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि कब उनका एक्सपोजर हो गया है उनके सलाइवा से, या फिर स्क्रैच उनको आ गया है, तो वो उसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं कि भाई
अगर अभी तक आपको एक्सपोजर नहीं हुआ है, बाइट नहीं हुई है, आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं कि भाई हाँ आपने उस फील्ड में काम करना है। जी। जैसे कोई डॉग कैचर्स होते हैं या इस तरह के जो वेटनेरियंस वगैरह होते हैं जो डॉग्स के साथ डील करते हैं, जो उनको उनका इलाज करते हैं, जी। तो क्या करते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस करते हैं कि भाई वो पहले से इंजेक्शन लगा देते हैं अपने आप को एंटी रेबीज। उससे क्या होता है कि अगर बाइट हो भी जाता है तो उनको फिर सेफ्टी यहाँ पर डेफिनेटली जो इंश्योर हो जाती है। जी। तो जो ये एंटी रेबीज आपने वैक्सीनेशन या इंजेक्शन की बात की है, तो वो किस एज में लगाना चाहिए, मतलब किस एज के बाद ये सेफ रहता है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कब तक रहती है? आप डॉग्स की बात करें, ह्यूमंस की जी। आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि बहुत ही इसमें तो अभी सरकार तो शायद अभी इस बात पे विचार कर रही है कि जैसे आपका बीसीजी वगैरह के टीके लगते हैं तो उसी के साथ जो इसको इंक्लूड किया जाए शुरुआत में ही, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये है कि भी जैसे डॉग्स की हम बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको फिर से जो है वैक्सीनेट करना है अपने डॉग को, खासतौर पर जो पेट ओनर्स हैं जिनके पास पेट्स हैं, तो कम से कम आप हर साल जो है अपने डॉग्स को वैक्सीनेट जरूर कर लें, डिवॉर्मिंग जरूर कर दें, ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे, पब्लिक की भी सेफ्टी रहे और अपनी भी सेफ्टी रहे। जी। तो मतलब ह्यूमंस कभी भी लगा सकते हैं और डॉग्स को हर एक साल लगाना जरूरी है। ह्यूमंस के लिए भी ये इसका बेसिकली पीरियड यही रहता है कि आपको रिपीट करनी पड़ेगी वैक्सीन। अच्छा जी। कि अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए लगाना जरूरी है वैक्सीन। जी। तो आपने सरकार की अभी बात की थी, तो मैं ये इसके पे विस्तार में और जानना चाहूंगी कि किस तरह की जो पहल है या प्रयास है गवर्नमेंट कर रही है रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाने में और इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। देखिए, सरकार की बात करूं तो फिलहाल नेशनल लेवल पे काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, नेपरे चल रहा है जो आपका रहता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन। तो हमने क्या करना है कि इंडिया में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैं बात करूं तो गोल नंबर 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसी के कंटेक्स्ट में जो है 2030 तक हमने ये एजेंडा लिया है कि भी हमने रेबीज एलिमिनेशन करना है इंडिया से। तो उस कंटेक्स्ट में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो स्टेट में भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स अपनाए जाएंगे अभी फ्यूचर में इसी तरह के। तो सरकार इस पे काफी चीजें कर रही है। और अवेयरनेस की बात करूं तो जैसे हमारा एनजीओ है ह्यूमन पीपल, तो उसमें हमने बेसिकली टारगेट लिया है कि बच्चों को फिलहाल हम अवेयर करें, कम्युनिटीज को हम अवेयर करें। उसके लिए हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑलरेडी शुरू किए हुए हैं। शिमला के स्कूल्स हम फिलहाल टारगेट कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में हम जा रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं रेबीज के बारे में और डॉग बिहेवियर के बारे में, ताकि अगर बाइट हो जाती है तो कम से कम ये पता रहे कि करना क्या है। लोगों को यही पता नहीं कि अगर बाइट हो गई तो करना क्या है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं, उनको शायद ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 100% फेटल है। जरूरी नहीं है कि हर डॉग रैबिड है, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो आपने अभी ह्यूमन पीपल की बात की, जिसमें एक एनजीओ है जिसमें आप वॉलंटियर भी करते हैं, समाज सेवा भी आप करते हैं, उसमें और किस तरह के प्रोग्राम्स या फिर कैंप्स लगाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए? ये जो ह्यूमन पीपल ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, एनजीओ है, ये एक्चुअली रामपुर बेस्ड है। तो डॉक्टर अनिल शर्मा है, वो उसके फाउंडर हैं और इन्होंने इसको जो है रामपुर में शुरू किया था और 2022 से काम कर रहे हैं इसमें। तो शिमला में रिसेंटली इन्होंने जो है शुरू किया है काम, उसमें हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा ये काम हम कर रहे हैं। फिलहाल अभी अवेयरनेस पे फिलहाल हमारा फोकस है। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खासतौर पर शिमला वालों को, कि 15 तारीख से 30 तारीख तक जो है हमारा एक मास डॉग वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। एमसी उसमें जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, गवर्नमेंट हिमाचल की सरकार जो है हमें जो है असिस्ट कर रही है। तो डेफिनेटली जो है ये बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें हम शिमला शहर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन उनकी कर रहे हैं, ताकि फिर पब्लिक हेल्थ यहाँ पर इंश्योर हो सके 1 साल के लिए कम से कम। ये हम एक तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं कि कैसे जो है इस बड़े लेवल पे जो हम डॉग वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम शिमला टारगेट कर रहे हैं, फिर हम आगे फिलहाल हिमाचल लेवल तक भी इसको करने वाले हैं और उसके आगे भी थोड़ा हमने सोचा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क हो जाएगा इसमें। और एक अपील भी करना चाहूंगा मैं शिमला के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि भी इस पर्टिकुलर कैंपेन में सहयोग करें हमारा, ताकि आप भी सेफ रहें, आपके बच्चे भी सेफ रहें और कहीं ना कहीं जो डॉग्स हैं उनको भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। जी। और इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका रह सकती है बच्चों को अवेयर करने में और उनको ये बताने में कि किस तरह के ये खतरा हो सकता है या फिर रेबीज के वो कांटेक्ट में आ सकते हैं? देखिए, वही चीजें हैं, सिंपल है। आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, तो इसमें एक ही चीज है कि अवेयरनेस। बच्चों को आप सिखाएं, एज ए पेरेंट आप सिखाएं कि भी डॉग्स को अननेसेसरली जो है नहीं छेड़ना है, डॉग्स के कांटेक्ट में उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आना है। स्ट्रे डॉग्स हैं, आप नहीं जानते हैं उनको, वो आपको नहीं जानते हैं। तो कई बार क्या होता है,
अनइंटेंशनली बाइट्स हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि बाइट्स ही हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैटेगरी ऑफ बाइट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्या होती है। 3 तरह की कैटेगरीज यहाँ पर होती हैं बाइट्स की। एक होती है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है कि ऑलरेडी आपके शरीर में कहीं कट है, ऑलरेडी आपके शरीर में कहीं पर जख्म है, वहां पर डॉग ने, जो रैबिट डॉग होगा उसने क्या कर दिया, लीक कर दिया। लीकिंग में उसको लाते हैं हम। अगर उसने लीक कर दिया तो उससे क्या होगा, सलाइवा उसके अंदर चला गया, सलाइवा चला गया तो वो नर्व्स के थ्रू जो ब्रेन में पहुंच गया वायरस, जो लाइसा वायरस है। दूसरी कैटेगरी है कि स्क्रैच कर दिया डॉग ने आपको, स्क्रैच कर दिया, थोड़ा सा इंटैक्ट स्किन आपकी हुई, उससे भी जो है आपको रेबीज होने का खतरा है। तीसरा है कि प्रॉपरली आपको बाइट कर दिया, वाउंड यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया, मांस निकल गया या जख्म कर गया, तो तीनों केसेस में आपको क्या करना है कि रेबीज इंजेक्शन यहाँ पर लगानी है। आपको कहीं पर भी जो है इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। जी, तो जैसे आपने 3 कैटेगरीज बताई है बाइट्स की कि किस तरह से कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो अगर किसी को बाइट हो जाता है या फिर वो रेबीड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए, किस तरह से वो मतलब वैक्सीनेशन करवाने से पहले या वैक्सीनेशन करवाने तक उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी, ये सबसे बेहतरीन सवाल आपने पूछा, मैं आज कहूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सा सवाल है। क्योंकि आपको बाइट हो गई तो बाइट होने के बाद आपको करना क्या, किसी को पता नहीं है। मैं ये कहूँगी मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, नमक मिर्च लगा के उस जख्म में जो इस तरह का कुछ कर लेते हैं, मिट्टी वगैरह लगा के छोड़ देते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी आपको इस तरह की फ्रॉडुलेंट जो प्रैक्टिस है वो नहीं करनी है। ट्रेडिशनल या होम रेमेडी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, 3 स्टेप में आपको बताऊंगा, वही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जैसे बाइट की साइड पे बिल्कुल जो भी आपका बाइट यहाँ पर हुआ, जख्म हुआ है, उसको आपको वॉश करना है रनिंग वाटर में 15 to 20 मिनट्स के लिए विद सोप, साबुन के साथ रनिंग वाटर में 15 से 20 मिनट उसको धोना है। दूसरा, आपके घर में जो भी एंटीसेप्टिक हो, आयोडीन हो, बीटाडीन हो, कुछ भी हो, उससे उसको जो है डिसइंफेक्ट करना है। ऐसा करने से आप 99% ऑफ वायरस जो है उससे बच जाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका रहेगा, आप जाओ हेल्थ सेंटर, क्लिनिक, और वहां पर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाओ, और उसके बाद आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो पहले खुद से स्टेप ले सके कि वो सोप एंड वाटर से वो अच्छे से साफ कर रहे हैं, रनिंग वाटर। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि इन तीनों स्टेप्स में से आपको एक भी स्टेप जो है मिस नहीं करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर भी हैं और वहां पर आपको बाइट हो जाता है तो आपको डायरेक्टली वैक्सीनेशन में नहीं जाना है। पहला स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वैक्सीनेशन वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी, पहले वॉश करना है, उसके बाद उसमें आयोडीन या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक लगाना है, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवाएं, जो कि आपने बताया है कि 4 वैक्सीनेशंस लगेंगी। जी, तो अगर हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो जो PEP वाली वैक्सीनेशन होती है वो किस तरह की है और कब कब वो लगाई जाती है? यूजुअली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इसको हम कहते हैं, PEP। तो ये आपका जो है 4 साइकिल्स रहते हैं यहाँ पर वैक्सीन के। तो 0 डे पे लगेगा, एक 3rd डे पे लगेगा, आपका एक 7th डे पे लगेगा, एक 14 डे पे लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, शायद उसको स्किप कर दिया है। अब उसके बाद लगता है डायरेक्टली 28 डे पे। ये साइकिल आपको पूरा करना है, तो एक भी जो स्टेप आपको मिस नहीं करना है इसमें। जी, तो हम बात करते हैं जैसे बहुत सारे पेट्स अभी हम देखते हैं तो काफी ज्यादा पेट्स का कल्चर बढ़ने लगा है हमारे पूरे देश में, हिमाचल में लोग बहुत ज्यादा डॉग्स पालते हैं। तो उनके किस तरह से, जैसे आपने बिहेवियर, डॉग बिहेवियर की बात की है, तो किस तरह से वो देख सकते हैं, लोग कैसे पहचाने उसको, क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग उनको करना जरूरी है, या फिर डॉग्स को ट्रेन करना कितना ज्यादा जरूरी है ताकि उनको डॉग बिहेवियर के बारे में पता चले या फिर वो इजीली कंट्रोल कर सके अपने डॉग्स को? बिल्कुल, देखो क्या होता है जब डॉग्स की आप बात करते हैं तो डॉग्स के लिए क्या चाहिए, 2-3 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि एक तो चाहिए उनको एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए डॉग्स को, उनको खाना अच्छे से मिल रहा हो, उनको सोने के लिए अच्छे से मिल रहा हो, उनको थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा हो जहाँ पर एक्सरसाइज कर सकें। तो इस तरह की चीजें अगर आप अवेलेबल करवाते हैं अपने डॉग्स को तो शायद समस्या नहीं है, आपके डॉग के बिहेवियर में कोई इस तरह का एग्रेशन नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप उनको वैक्सीनेट कर रहे हो, इवन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आप स्टरलाइजेशन उनकी जो है कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप कर सकते हैं ताकि फर्दर जो है बेबीज उनके ना हो, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल रहे। क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा एक इशू है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ना किसी कम्युनिटी की तो प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग इंडियंस की बात करूं तो 140 करोड़ प्लस हो गए ना, तो देखा आपने कितनी समस्याएं आ रही हैं, शेल्टर की समस्या आ रही है, फूड की समस्या आ रही है, जॉब की समस्या आ रही है, हेल्थ की समस्या आ रही है। तो यही चीज जो दूसरी स्पीशीज में भी अप्लाई होती है। डॉग्स जितना ज्यादा बढ़ेंगे खाना कम होगा, खाना कम होगा उनके लिए तो डेफिनेटली जो है दे विल बी एग्रेसिव। ये साइकिल चलता रहता है, ये नेचुरल है। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। जी, तो अगर हम जैसे रेबीज की बात कर रहे हैं तो रेबीज अगर किसी जानवर ने काट लिया है, क्या जो वैक्सीनेशन है या टीका है सिर्फ उसके बाद ही लगाना चाहिए काटे जाने के बाद, या पहले भी लगा सकते हैं?
इसको पहले भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई वेटनेरियन है या कोई इस तरह का कोई व्यक्ति है जो डॉग लवर भी हो सकता है, जो डॉग्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा होता है, या कुछ पेट्स जिन्होंने रखे हुए हैं, तो उनको वो एक्चुअली प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी कर सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स पे लगा सकते हैं, ताकि कल दिन को अगर बाइट होती है तो उतनी ज्यादा वल्नरेबल वो ना हो और सेफ रहे हो, मतलब उनको रेबीज ना हो, ना ही कोई दूसरी बीमारियां हो। जी, जो प्रिवेंटिव मेजर के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाती है वो कौन सी वैक्सीनेशन होती सेम है? वही रहेगी, अच्छा, एंटी रेबीज वैक्सीन ही रहेगी। जी। तो जैसे आपने बहुत सारा इस चीज पे काम भी किया है, लोगों को अवेयर भी करते हैं, आपने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे, कोई ऐसा केस जिस आप हमसे साझा करना चाहें, हमें हमारे देखिए दर्शकों नाम के साथ? वगैरह तो हम यहाँ पर नहीं वो कर जी, सकते हैं, जी। लेकिन हाँ एक ऐसा केस था जहाँ पे बहुत ज्यादा बाइट किसी को कर दिया था डॉग ने, तो वहाँ एक्चुअली बाजू से उसको जो है काटा था, तो जी। बहुत ज्यादा मांस वहां से निकल गया था। तो वहां पर मैंने पहला केस देखा था एक्चुअली रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का, RHG का, तो जहाँ पर वो सीरम उसमें लगता है, जी। तो इतना ज्यादा पेनफुल है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे। तो यही चीजें, रेबीज का जो केस है, खैर जब रेबीज एक बार हो जाए किसी को तो उतना ज्यादा इजी उससे मिलना नहीं रहता है फिर, क्योंकि उसके बाद फिर डेथ ही एक सोल्यूशन रहता है उसका। तो डायरेक्टली रेबीज का केस जो है मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, अपने मतलब फेस टू फेस नहीं देखा है। तो ये इतना मैं कह सकता हूँ, जो भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो रेबीज एक बार किसी को हो गया तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। उसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया हम कहते हैं। जी। हवा से डर लगना शुरू हो जाता है। इवन जैसे आप लाइट्स की बात करते हैं, इतनी लाइट्स में तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा जितनी लाइट में हम बैठे हैं अभी, तो लाइट से उसको डर लगने लग जाता है, उसको पानी नहीं पी पाएगा वो, ठीक है। जो शायद मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, एक खैर पब्लिकली इसको दिखा नहीं सकते, तो बहुत वल्नरेबल है वो वीडियो। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस, एजुकेशन। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली जो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। जी। तो मतलब ये रेबीज का वायरस है वो माइंड को आपके इफेक्ट करता है? डेफिनेटली ब्रेन को करता है, बिल्कुल। जी। एक्चुअली ये ट्रेवल ही नर्व से, आपकी जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनसे ट्रेवल करता है। ब्लड से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ब्लड से फैलता है रेबीज, तो बिल्कुल गलत है। तो ये नर्व्स के थ्रू जो है आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और जब ब्रेन तक ये पहुंच गया उसके बाद इसके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं और ये खत्म कर देता है आपके दिमाग को। जी। तो ज्यादातर लोग ये भी देखा जाता है कि अगर कोई डॉग है वो अगर पानी से डर रहा है तो लोग समझते हैं कि वो उसको रेबीज है, क्या ये सच है? देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही हो सकता है, क्योंकि कई बार तो डॉग्स ऐसे भी डर जाते हैं, अगर आप एग्रेसिवली पानी फेंकोगे उनके ऊपर, तो वो जो पानी से डर लगने वाली मैंने आपको बात करी, तो वो पानी से डर लगना इतना ज्यादा वल्नरेबल है कि उसको पी भी नहीं सकता है। अच्छा। मतलब अगर पानी वाला सेंसेशन उसको आप दोगे छोटा सा भी, तो उससे भी डर लगेगा उसको। तो डॉग्स में एक्चुअली दो तरह का रेबीज होता है, एक तो हो गया पैरालिटिक हो गया, एक दूसरा एग्रेसिव होता है आपका फ्यूरियस जिसको कहते हैं हम। तो पैरालिटिक जो आपका रेबीज होता है डॉग में, उसमें क्या होता है कि भाई डॉग बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, पूरा नमनेस हो जाती है उसकी पूरी बॉडी में, तो वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता, पड़ा रहता है एक जगह। दूसरा होता है आपका फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एग्रेसिव, जहां पर डॉग जितना ज्यादा हो सके बाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर अगर टेबल है, कुर्सी है, उसको भी बाइट कर देगा, इंसान तो खैर उसको तो करेगा ही करेगा। तो दो तरह के डॉग्स में भी होते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि दो तरह के होते हैं डॉग्स में जो बिहेवियर देखने को मिलता है आफ्टर रेबीज, तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहल की भी आपने बात की, आपका जो ह्यूमन पीपल है वो भी काफी काम कर रहा है इस चीज पे, और गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा पहल की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं फ्यूचर में इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए? क्योंकि बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है टेक्निकल चीजें, तो किस तरह से उनको बताया जा सकता है या फिर इसके बारे में अवेयर किया जा सकता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये पूरी तरह से फेटल है अगर एक बार सिम्टम्स आ गए तो। जी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना किसी कम्युनिटी की, तो उसी तरह से जो है उसके प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव। तो जैसे आपने कहा कि बच्चों को किस तरह से जो है अवेयर करें, सबसे पहले तो हमें सरकार को ये करना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है डॉग्स की, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करें, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम उसमें थोड़ी तेजी लाएं। एबीसी रूल्स हमारे 2023 के बने हुए हैं, 2001 में बने थे पहले, 2023 में भी लेटेस्ट आए हुए हैं। एबीसी मतलब एनुअल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स हैं, उसके तहत जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सबसे पहले पॉपुलेशन आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो नंबर ऑफ बाइट केसेस यहाँ पर कंट्रोल होंगे, नंबर ऑफ बाइट केसेस कंट्रोल होंगे तो आपके रेबीज के केसेस कंट्रोल होंगे। तो ये एक साइकिल इसका चलेगा। जहां तक आपने बात की कि बच्चों को कैसे अवेयर करें, तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है, मैं एक सुझाव यहाँ से आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि भी कहीं ना कहीं आपको स्कूल का जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर आपको जो है ऐड करना चाहिए एनिमल वेलफेयर का, एनिमल
या जो भी हम अवेयरनेस का या जो भी एनिमल से बीमारियां होती हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए एक चैप्टर आप छोटा सा ऐड कर दें, जैसे नैतिक शिक्षा होता था हमारे टाइम पे, उस तरह का अगर कोई कोर्स आप लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली जो है बच्चे उसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और बच्चा आप अपना वो करना सीख जाएंगे। मुझे लगता है ये जरूरी हो सकता है। जी, तो सर अगर कोई आप संदेश या कोई मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहे रेबीज से रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई मैसेज? देखिए, संदेश सिंपल सा है कि एक ही सोल्यूशन है रेबीज का, रेबीज को कंट्रोल करने का, वो है अवेयरनेस, एजुकेशन। बी अवेयर, बी एजुकेटेड, खुद भी अवेयर होइए, दूसरों को भी करिए, तभी जो है इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं और कहूंगा कि भाई आर्टिकल 51AG जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि भाई हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, वी शुड हैव सम कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर। तो जो हमारे जीव जंतु है उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें जो है इस धरती पे है। तो उनके लिए थोड़ा सा कंपैशन रखिए, अवेयर रहिए, सेफ रहिए, कोएग्जिस्ट करिए, एक साथ रहिए और एक दूसरे की हेल्प करिए, सहयोग करिए। जी, तो सर जैसे आपने बहुत ही अच्छा ये एक मैसेज दिया है कि हमें कंपैशन होना चाहिए सबके अंदर की, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, हमारा नेचर है, वहाँ पे हर एक क्रिएचर का राइट है रहने का, जीने का, और वो किसी ना किसी वजह से ही है, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए। और हमें इसके सिम्टम्स का भी काफी अच्छे से पता होना चाहिए जिससे आप इससे बच सकते हैं। तो सर मैं आपसे कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स या मिथ्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप मुझे बताइएगा कि ये मिथ है रेबीज से रिलेटेड या फिर ये एक फैक्ट है या ट्रूथ है इसके बारे में। तो रेबीज का जो संक्रमण है वो खून के द्वारा फैलता है? जी बिल्कुल गलत है, नर्वस सिस्टम का ये रोग है तो नर्व्स के थ्रू फैलता है। जी, तो सर रेबीज का जो टीका है वो बटेक्स या फिर स्टमक पे लगता है? जी नहीं, बटेक्स या स्टमक पे नहीं लगता, ये शोल्डर पे लगता है। जी, जो सांप के द्वारा भी क्या रेबीज फैलता है? जी नहीं, सांप के द्वारा नहीं फैलता है, मैमल्स के द्वारा ही फैलता है। जो स्नेक है आपका वो कहीं ना कहीं मैमल नहीं है, तो एग लेइंग जो है आपका एनिमल है, जो जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं उनसे नहीं फैलता है, मैमल से फैलता है। जी, तो सभी जो रेबीज के केसेस है वो डॉग से ही आते हैं? जी नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है डॉग्स ही यहाँ पर जो है रेबीज का कारण बनते हैं, लेकिन बाकी जानवर भी हैं, जैसे मंकीज हैं आपके, कैट्स हैं, बैट्स हैं, उनसे भी फैलता है। जी, तो सर रेबीज का जो इलाज है वो लक्षण देखने के बाद भी हो सकता है? जी नहीं, रेबीज का कोई इलाज नहीं है, एक बार लक्षण आपको दिख गए तो उसके बाद कोई इलाज नहीं हो सकता, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है जो कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए। जी, जो सर डॉग्स होते हैं, सभी जो कुत्ते हैं वो रेबीज से ग्रसित होते हैं? नहीं, सभी डॉग जो है रेबिड नहीं होते हैं, इस मिसकंसेप्शन से आप बाहर आइए। जितने भी डॉग्स होते हैं यहाँ पर सभी रेबिड नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर डॉग बाइट हुई है वो रेबिड है या नहीं, हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओनली सोल्यूशन इज कि वैक्सीनेट करिए खुद को एज सुन एज पॉसिबल। जी, सो जो पेट लवर्स है उनको किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जो पेट लवर्स हैं उनको आपको क्या करना है कि भाई उनको आपको समझाना है कि जो अपने पेट्स है उनको जो है थोड़ा सा वैक्सीनेट करते रहिए, डिवॉर्मिंग करते रहिए, उनका ख्याल रखिए, ताकि फिर आप खुद भी सेफ रहें, उनको भी सेफ रखें। जी, तो सर आपने रेबीज से रिलेटेड जागरूकता फैलाने में हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किस तरह से उसके लक्षण आते हैं और किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रिवेंशन है इसका एकमात्र सोर्स। तो आप यहाँ आए, हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने रेबीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली। तो दर्शकों, आप दूरदर्शन के अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स हैंडल पर जरूर फॉलो करें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।